जय हिंद। आज की क्लास में 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के पाठ संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास विषय के पाठ 2 के 2 क्लास पर चर्चा किया है और आज ये पाठ 2 का तीसरा क्लास है। और इस क्रम में आज के क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य जो भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य है, भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने किया था। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच था। और मौर्य वंश के शासकों ने 137 वर्ष तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके किया था। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य वंश ने मगध पर 137 वर्षों तक राज किया। मौर्य वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य वंश के प्रमुख शासक की बात कर ले कि मौर्य वंश में जो प्रमुख शासक हुए कौन कौन हुए, तो पहला शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा महान शासक हुए बिंदुसार, और तीसरा महान शासक हुए अशोक। हालांकि अशोक के बाद संप्राति, जालौक, दशरथ, कुणाल आदि शासकों ने राज किया। लेकिन अंतिम राजा की बात करें कि मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। और मौर्य वंश के जगह पर एक नवीन राजवंश शुंग वंश की स्थापना किया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मौर्य साम्राज्य जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मौर्य वंश के शासकों ने मगध पर 137 वर्षों तक राज किया। मौर्य वंश भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था। मौर्य वंश के प्रथम शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक थे। मौर्य वंश की अगर हम राजकीय भाषा की बात करें तो इसकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। और यदि हम लिपि की बात करें तो मौर्य वंश के शासकों की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी।
और यह भारत का प्रथम साम्राज्य था। तो आइए प्रारंभ करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सूर्यगुप्त, माता का नाम मुरा। इनके कुल का नाम था मौर्य। मौर्य कुल में इनका जन्म हुआ था और इनके शिक्षक जिसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था चाणक्य, और इनके प्रधानमंत्री मतलब अमात्य भी इनके चाणक्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जैन धर्म को अगर इनके धर्म की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे तो ये जैन धर्म को मानते थे और इन्हें जैन धर्म की दीक्षा मतलब इनके दीक्षा गुरु की बात करें तो दीक्षा गुरु भद्रबाहु थे। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पहली जो पत्नी थी उनका नाम था दुर्धरा और बाद में इनका विवाह सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना, जिसका अन्य नाम कर्नेलिया था। हेलेना या कर्नेलिया इनकी दूसरी पत्नी थी। इनके पुत्र और उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, कुल क्या था, इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है, तो वहीं ब्राह्मण साहित्य में इन्हें वैश्य कहा गया है। लेकिन मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ या कुलहीन मतलब निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति इनको बताया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिता सूर्यगुप्त पिपली वंश के राजा थे, जिनकी हत्या संभवतः नंद वंश के राजा घनानंद के द्वारा कर दी गई थी और इनके माता मुरा को बंदी बनाकर कारागार में क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन बड़ा ही कष्ट में बीता। जब घनानंद ने इसके पिता की हत्या कर दिया और इनके माता मुरा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, तो इनके माता ने इनको एक दासी को सौंप दिया था। लकड़हारे का जीवन व्यतीत किए थे बचपन में, लेकिन चाणक्य की सहायता से इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके चाणक्य की सहायता से ही 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अत्याचारी शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। यूनानी विद्वान एक है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स की बात करें
तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता को प्राप्त कर लिया तो लगभग अपनी 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य था। और इन्होंने भारत को यूनानी सत्ता से मुक्त कराने का काम किया था। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानी सत्ता से मुक्त कराया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इन्हें भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत को यूनानी सत्ता से मुक्त कराने का काम किया था। कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत को उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किए थे तो जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी उस क्षेत्र में भारत में कई छोटे छोटे रियासतें थीं। सभी रियासतों को जीतकर जब सिकंदर यहां से वापस जाने लगा तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को उसका अधिपति बना दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था, हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए थे, जीत गए थे। जब जीत गए तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई थी जिस संधि का नाम था सिंधु की संधि हुई थी। और सिंधु के संधि के द्वारा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अपना 4 राज्य जिसका नाम था काबुल, कंदहार, हेरात व मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और मेगास्थनीज जो यूनान का महान दार्शनिक था को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सिंधु की संधि के तहत जब हेलेना को प्राप्त कर लिया, काबुल, कंदहार, हेरात और मकराना को प्राप्त कर लिया और मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में स्वीकार कर लिया जो यूनान के महान दार्शनिक थे। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 BC में पहली जैन सभा हुई थी और पहली जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और पहली जैन सभा में जैन संघ, श्वेतांबर एंड दिगंबर नामक 2 गुटों में क्या हो गया था, बट गया था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल, जिसको दुर्भिक्ष भी कहते हैं, अकाल पड़ा था। और अकाल पर नियंत्रण पाने में चंद्रगुप्त मौर्य सफलता नहीं प्राप्त किया। इससे उनको बड़ा तकलीफ हुआ और 298 ईसा पूर्व में
298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन को त्याग दिया। राज सिंहासन को क्या कर दिया? त्याग दिया। और कर्नाटक, जिसका पहले नाम था मैसूर, कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में कायाकलेश, जिसे शनलेखन भी कहते हैं, अर्थात भूखे प्यासे 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण को त्याग दिया। जिस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई उस पहाड़ी का नाम था चंद्रगिरी की पहाड़ी। चंद्रगिरी की पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद इनका बेटा उत्तराधिकारी बना, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार सत्ता को प्राप्त किया और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, इनका शासनकाल था 298 बीसी से 273 बीसी। मतलब बिंदुसार ने मगध पर 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच क्या किया था? राज किया था। मतलब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बिंदुसार ने एक लंबी अवधि तक अर्थात 25 वर्ष तक शासन किया। लेकिन बिंदुसार के 25 वर्षों का शासनकाल बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शत्रु जन्म न लिया हो, जिसका शत्रु या जिस शत्रु विनाशक, अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के शासनकाल में उनका एक राज्य था तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में एक राज्य था तक्षशिला, और तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहली बार अपने बेटा अशोक को भेजा, और दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो अपने सबसे बड़े बेटा सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर क्या किया था? भेजा था। बिंदुसार को सिंहसेन, मद्रसार, भद्रसार और वारीसार आदि नामों से भी जाना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया, जो अलग देश था, और मिस्र के साथ मैत्री संबंध की स्थापना किया था। सीरिया और मिस्र के साथ मैत्री संबंध की क्या किया था? स्थापना किया था। किसने? बिंदुसार ने। और आपको बता दें, बिंदुसार ने सीरिया के राजा का नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। सेकेंड, टॉलमी फिलाडेल्फस के यहाँ एक पत्र लिखा था, और पत्र में 3 वस्तु की मांग किया था। एक अंजीर का डिमांड किया था, अंजीर। दूसरा, मीठा शराब का डिमांड किया था, और तीसरा, दार्शनिक का डिमांड किया था। सीरिया के राजा ने अंजीर भेज दिया, शराब भेज दिया, और दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा पत्र में
कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है जिसे आयात और निर्यात किया जा सके। कहा जाता है कि बिंदुसार जब राजा बना तो मेगास्थनीज चला गया, मगध से क्या हो गया, चला गया। तो मेगास्थनीज के जाने के बाद डाइमेकस राजदूत बनकर आया था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और डाइमेकस किसका राजदूत था? तो डाइमेकस यूनान के राजा, यूनान के राजा एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का क्या था? राजदूत था। बिंदुसार के जो अमात्य थे उनका नाम था खल्लाटक, और बाद में बने राधागुप्त। एक षड्यंत्र के तहत 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। चाणक्य भी बिंदुसार के शासनकाल तक रहे और उनकी भी हत्या हो जाती है। बिंदुसार के मरने के बाद बिंदुसार का बेटा अशोक सत्ता को प्राप्त किया। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। लेकिन बिंदुसार के मरने के 4 वर्ष बाद अशोक ने अपना क्या कराया? राज्यारोहण कराया। मतलब बिंदुसार के मरने के 4 वर्ष बाद अपना राज्यारोहण कराया। अर्थात अशोक का राज्यारोहण की बात करें तो अशोक का राज्यारोहण कब हुआ? तो अशोक का राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें, इन 4 वर्षों में अशोक ने क्या किया, या अपने पिता के मृत्यु के 4 वर्ष के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक क्यों कराया? तो विद्वानों का ऐसा मानना है, विद्वानों का ऐसा कहना है कि अपने पिता के मृत्यु से दुखी होकर या अपने पिता के मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की क्या किया था? हत्या किया था। और 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। और 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया, इस बात की जानकारी महावंश नामक पुस्तक में इस बात का चर्चा है कि अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों के क्या किया था? हत्या किया था। अशोक राजा बनने के पूर्व अपने पिता के शासनकाल में गवर्नर के पद पर काम किया था। तो अशोक पहले कुछ वर्षों तक तक्षशिला का गवर्नर रहा और बाद में उज्जैन या अवंती की राजधानी उज्जैन है, अवंती का गवर्नर के पद पर काम किया था। उज्जैन के गवर्नर पद पर रहने के दौरान देवी नामक एक लड़की से अशोक को प्रेम हुआ था और अशोक ने देवी से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और देवी से जब विवाह हुआ तो देवी से 2 संतान हुआ। एक बेटा हुआ जिसका नाम था महेंद्र और एक बेटी हुई जिसका नाम था संघमित्रा। अशोक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोक रहित। पुराणों की बात करें, पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और अशोक ने चंडाशोक की उपाधि धारण करके अशोक चंडाशोक की उपाधि धारण करके सत्ता को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला राजा था और अशोक उपाधि चंडाशोक था।
पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक को अशोक शाक्य के नाम से बुलाया गया है। अशोक के अगर पिता की बात करें तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के माता की बात करें, इनके माता का नाम था धर्मा। और इनके पत्नी की बात करें तो अशोक ने कई शादियां की थी, लेकिन सबसे पहली जो पत्नी थी उनका नाम था देवी। उसके बाद इन्होंने आसंदी मित्रा, इसके बाद पद्मा, उसके बाद करुआकी, ये सभी अशोक की क्या थी? पत्नियां थी। अशोक राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। अशोक राजा बनने के बाद एकमात्र युद्ध लड़ा था, उसका नाम था कलिंग का युद्ध। और कलिंग कहां पड़ता है? तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग का युद्ध अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। आपको बता दें, कलिंग युद्ध के पहले अशोक शैव था, लेकिन कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हो गया कि नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा की बात करते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त। कुछ लोग इसी का नाम निग्रोथ देते हैं और वास्तव में यह उपगुप्त ही मोगली पुत्र तिष्य थे। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त या निग्रोथ या मोगली पुत्र तिष्य नामक एक बौद्ध दार्शनिक ने दिया था। अशोक के साम्राज्य की बात करें, अशोक के अगर साम्राज्य की बात कर ले कि अशोक का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो संपूर्ण उत्तर भारत के अलावे दक्षिण भारत में मैसूर, कश्मीर, इसके अलावे कंधार, काबुल, हेरात, बैक्ट्रिया, यहां तक अशोक का साम्राज्य था। चूंकि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अशोक भारत का पहला राजा था जिसने शिलालेख के माध्यम से क्या किया? शासन किया। शिलालेख के माध्यम से क्या किया? शासन किया। कौन? अशोक। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने क्या किया? भेरी घोष, इसका मतलब होता है युद्ध की नीति को त्याग दिया और यहां पे एक नया नीति शुरू किया जिसका नाम था धर्मघोष। मतलब धर्म के आधार पर शासन, धर्म के आधार पर शासन करना क्या कर दिया? अशोक ने शुरू किया। आपको बता दें, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य विस्तार की जगह अशोक कलिंग युद्ध के बाद क्या किया? साम्राज्य विस्तार के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति अपनाया था।
कि धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों के अंदर प्रेम और भाईचारा की भावना का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। अशोक के शासनकाल में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। अशोक के ही शासनकाल में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की तीसरी सभा का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। और अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर गया। मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म को एशियाई धर्म बना दिया और अशोक ने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा। इस क्रम में श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जिसे सिंघल द्वीप कहा जाता है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इस धर्म प्रचार की यात्रा के क्रम में कश्मीर और कंधार में मंझी को भेजा था, हिमालय देश में मंझी को भेजा था, यमन देश में महारक्षित को भेजा था, महाराष्ट्र में धर्मरक्षित को और स्वर्ण भूमि में सोनरुत्रा को, और पहले ही बोल दिया हूं श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। आगे चर्चा करें तो अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण में के लिए लगा दिया। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सेना को भंग कर दिया और शस्त्र को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। सेना को भंग कर दिया और शस्त्र को भी त्याग कर दिया। इस तरह से सेना को भंग करने वाला और शस्त्र को त्याग करने वाला अशोक विश्व का प्रथम शासक बना और साम्राज्य विस्तार के लिए धर्म के नीति को अपनाने वाला भी अशोक विश्व का पहला राजा बना। कहा जाता है अशोक विश्व के इतिहास में अपने धम्म के लिए फेमस है। और बता दें अशोक का जो धम्म था वह कोई बौद्ध धर्म या जैन धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्म की अच्छी बातों का निचोड़ था, सभी धर्म की अच्छी बातों का संग्रह था। अशोक के अनुसार धर्म का उद्देश्य है पापहीनता, लोगों का कल्याण, लोगों पर दया, दान और हमेशा सच बोलना, मीठा बोलना और पवित्र आचरण के साथ जीवन जीना है। अशोक के धम्म की मूल बातें थी। अशोक के धम्म की अगर मूल बातें की चर्चा करें कि अशोक के धम्म का मुख्य बात क्या था, तो प्राणियों की हत्या नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कम खर्च करना, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना अशोक के धम्म का मुख्य बातें हैं। अशोक ने कहा कि मानव जीवन का 5 दुर्गुण है। मानव के जीवन में 5 दुर्गुण या दोष हैं। अगर इंसान इन 5 दोष से मुक्त पाले तो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेगा। और अशोक के अनुसार मानव जीवन का जो 5 दोष है, पहला उग्रता, कि इंसान को कभी भी उग्र नहीं होना चाहिए। दूसरा निष्ठुरता, तो इंसान को हमेशा दया भाव रखनी चाहिए, निष्ठुरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा दोष है इंसान का क्रोध, हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। चौथा है गर्व, मतलब इंसान को कभी अपने ऊपर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। और 5वां है ईर्ष्या, इंसान को ईर्ष्या से बचना चाहिए। कहा जाता है अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था। उनका काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना। इतना ही नहीं, अपने सभी अधिकारियों का आदेश दिया कि हर 5 वर्ष पर धर्म यात्रा पर निकले।
धर्म यात्रा पर जाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया कि धर्म यात्रा पर निकले, लोगों में प्रेम और भाईचारा का भाव पैदा करें, जो आपसी मतभेद है उस मतभेद को क्या करें, दूर करने का प्रयास करें। हमने पिछले क्लास में अभिलेख के बारे में चर्चा कर दिया है कि अशोक अभिलेख के माध्यम से शासन करने वाला विश्व का भारत का पहला राजा था, और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, और शिलालेख 14 है। दूसरा है स्तंभलेख, इसकी संख्या 6 है। और तीसरा है गुहालेख, इसकी संख्या 3 है। और अभिलेख का डेफिनेशन, परिभाषा हमने दिया कि राजा महाराजा जो पत्थर पर, मिट्टी के बर्तन पर, सिक्का पर अपने आदेश को खुदवा देते हैं, उसी आदेश को हम अभिलेख कहते हैं। और अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभी तक अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं? 40। और अशोक के अभिलेख की खोज की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टिफेन थलर नामक विद्वान ने किया था। और पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था 1837 में जेम्स प्रीशेप नामक एक विद्वान ने इसको पढ़ने में क्या किया था, सहायता प्राप्त किया था। अभिलेखों का इतिहास के अध्ययन में इतना महत्वपूर्ण है कि एक विद्वान है देवदत्त रामकृष्ण, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, अर्थात शॉर्ट नाम होगा DR भंडारकर, जिन्होंने अभिलेख के आधार पर अशोक के शासनकाल का क्या लिख दिया, इतिहास लिख दिया। तो अभिलेख के आधार पर अशोक के शासनकाल के इतिहास को लिखने वाला अगर कोई पहला विद्वान था तो उनका नाम क्या था, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, मतलब DR भंडारकर था। आगे चर्चा करें। अशोक के अभिलेख की अगर हम लिपि की बात करें तो हमने कहा अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी ही थी, और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा, यूनानी, आर्मेइक, इन भाषाओं में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। और अशोक के मरने के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, और मौर्य साम्राज्य के पतन पर एक नया राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है शुंग वंश। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा कल के क्लास में होगी। धन्यवाद।